हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये 9th का परमाणु तथा अणु वाले चैप्टर से लिया गया टॉपिक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने कहा था कि न तो किसी पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रयोग में हम देख रहे हैं कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उससे राख बनती है। जब हम इन दोनों के द्रव्यमान को तौलते हैं, मापते हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है कि लकड़ी का द्रव्यमान अधिक है और राख का द्रव्यमान कम है। आखिर ऐसा क्यों? तो आइए प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। जब हमने लकड़ी को जलाया तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में धुएं के रूप में इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, क्योंकि लकड़ी में कार्बन की मात्रा उपस्थित है। आपको पता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही वस्तुएं जलती हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब यह लकड़ी जली तो इससे धुएं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का ह्रास हो गया, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसी लकड़ी को जलने के पश्चात निकली। उसके पश्चात जो अवशेष जलने के पश्चात जो बच जाता है वह है राख। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब हमने लकड़ी को जलाया तो जलाने के बाद उससे निकलने वाले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ह्रास हो गया और जो राख है वो बच गई, उसका द्रव्यमान कम हो गया। हम इस प्रयोग को एक अन्य तरीके से भी कर सकते हैं। हमने एक पेटी डिश में सोडियम कार्बोनेट लिया, एक में कॉपर सल्फेट नीला थोथा लिया। अब हमने सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को यानी एक्वस सॉल्यूशन को एक कॉनिकल फ्लास्क में डाला और एक परख नली में इग्निशन ट्यूब में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को डाला, विलयन को डाला। एक धागे के माध्यम से बांध करके हम इस इग्निशन ट्यूब को इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर डालते हैं। धागे से बांधना है। उसके पश्चात इस कोनिकल फ्लास्क के मुंह को टाइट से कॉर्क से बंद कर देंगे ताकि अंदर से बाहर हवा आए जाए बिल्कुल नहीं। उसके बाद हम इसका वजन तोल लेते हैं, इसका द्रव्यमान तोल लेते हैं कि कितना है। ठीक है, हमने द्रव्यमान इसका नाप लिया। उसके बाद हम इस धागे के माध्यम से इसके अंदर परखनली है इसको हिलाते हैं और हिलाने के बाद हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट इस सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ मिल जाता है और इस प्रकार से एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इस विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो आपको पता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग, गंध, स्वाद में परिवर्तन होता है। तो हम समझ सकते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसके पश्चात पुनः इसका हम द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों बार जब हमने इसका द्रव्यमान ज्ञात किया तो इसका द्रव्यमान एक समान ही निकला। तो इस प्रयोग के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न हुआ और ना ही समाप्त हुआ। ठीक है, उतना ही द्रव्यमान पहले भी था, उतना ही अब भी है। इस संबंध में वैज्ञानिक एंटोनी लेवाजियर ने बहुत सारे प्रयोग किए और अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसका ह्रास होता है। और ना जाने इन्होंने कितनी बार ऐसे प्रयोग किए और अपने इन्हीं प्रयोगों के आधार पर इन्होंने इसकी परिभाषा दी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की परिभाषा। इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसे समाप्त किया जा सकता है। तो यह नियम आज भी प्रासंगिक है। तो ये ध्यान रहे कि यह केमिकल यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में ही ऐसा होता है। ठीक है,
अब आप समझ गए होंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। धन्यवाद।